वेलकम दोस्तों। कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम ऑल्सो डूइंग वेल एंड फाइन। ठीक है, आप वेल एंड फाइन हो गए, मैं भी वेल एंड फाइन हूँ। ऑडियो वीडियो इज़ क्लियर। यस, एवरीथिंग इज़ क्लियर। लेट्स स्टार्ट। क्या देखने वाले हैं आज की वीडियो में हम लोग? आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू राइट योर एफ का पेपर। ठीक है, आपको एफ का पेपर कैसे लिखना है इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको क्या लेना, 170 मिनट्स फॉर पेपर एंड द 10 मिनट्स फॉर रिव्यू। यस, आपके पास 3 आवर्स का टाइम होता है। 15 मिनट्स पहले आपको पेपर मिलेगा, रीडिंग टाइम जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है 2 o'clock एंड देन 5 o'clock इट विल गेट एंड करके। सो जब आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलता है, जब आपका पेपर का जो टाइम होता है 180 मिनट्स, उसको आपको दो पार्ट में बाइफरगेट कर देना है। 170 मिनट्स इज़ फॉर एफ का पूरा राइटिंग पार्ट एंड 10 मिनट्स फॉर द रिव्यू वर्क। क्यों रिव्यू के लिए आपको टाइम देना है, आगे जब हम लोग देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो आपको क्या करना है। टुक पेपर एंड सिलेक्ट योर प्रायोरिटी क्वेश्चन। सबसे पहले आपको पेपर ले लेना है एंड आपको पेपर पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, जब आप पेपर पढ़ना स्टार्ट करो तो आपको समझ में आएगा, अच्छा है ये इजी क्वेश्चन है, टिक मार्क कर देना कि ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जो आपको क्वेश्चन लगे ये इजी है, जो आपको समझ में आ रहा है कि आप कर सकते हो, उसको एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़ना, फिर टिक करना पेंसिल से कि ये आप कर सकते हो। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन में ऐसे करके आप 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ लोगे। एमसीक्यू क्या पढ़ने मिलता है? नहीं जी नहीं, एमसीक्यू आपको पढ़ने नहीं मिलेगा, एमसीक्यू आपको बाद में मिलेगा। जो 3 आवर्स का टाइम होता है उसके अंदर आप एमसीक्यू खोल के पढ़ सकते हो। ठीक है, तो माय सजेशन इज, जब आपको 15 मिनट्स का जो प्रायोरिटी पे जो पेपर मिलता है, आपको उसको ओपन करना है एंड स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन विच यू थिंक दैट आप उसको मैनेज कर सकते हो, उसको टिक कर देना कि ये मैं टिक कर सकता हूँ, ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, वो होने के बाद आपको अभी जाना कैसे वो देख लो। स्टार्ट विथ फर्स्ट पिकअप क्वेश्चन, 60 मिनट्स, 30 to 35 मार्क्स। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी ये होती है कि आपको ना फर्स्ट आवर के अंदर आपका माइंड एकदम शांत होता है, सॉर्टेड होता है। 30 से 35 मार्क्स कवर करना है फर्स्ट आवर के अंदर, एकदम शांति से, एकदम अच्छे से, एकदम आराम से पेपर लिखने हैं। फर्स्ट 30 to 35 मार्क्स, वो कौन कौन से क्वेश्चंस लिखने हैं जो हमें आते हैं। ठीक है, द क्वेश्चन विच वी नो, उस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को आप सबसे पहले लिखना। ठीक है, बिकॉज और श्योर करना कि वो क्वेश्चन टिप टू टॉप यानी ऊपर से लेकर नीचे तक एंड आंसर तक आपका एक्यूरेट हो, जहाँ पे आप मार्क्स अच्छे फेच कर पाओ, जहाँ एग्जामिनर को ऐसा लगे कि हाँ आपने जो आंसर लिखा है वो राइट है एंड टू द पॉइंट है। गॉट इट। फिर सेकेंड आवर में हम लोग का ये होता है कि हम 30 to 40 मार्क्स और फेच कर पाए, और जैसे ही इतना हो जाएगा फिर जब थर्ड आवर होता है तब अपने दिमाग की घंटी और तेज़ चलने लग जाती है, दिमाग और तेज़ दौड़ने लग जाता है कि अब फटाफट फटाफट चीज़ें करनी है, तो वहाँ पे घाई नहीं करनी। थर्ड आवर ये वो आवर होता है जहाँ पे हम वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हम लोग ने छोड़े हुए होते हैं, तो उसको सॉल्व करना, उसको टैकल इट करना है एंड जितना भी हो सकता है थर्ड आवर में उतना आप कर लेना। ठीक है, थर्ड आवर के लास्ट का जो 10 मिनट्स है वो आपको बचा के रखना है फॉर रिव्यू पर्पस। गॉट इट। इस तरह से आपको जाना है ताकि जब फर्स्ट आवर में आप जब 30 से 35 मार्क्स जब आप स्कोर कर लो, तो आपका दिमाग ना एक रिलैक्स एंड चिल मोड में आ जाता है कि चलो अब मैं ये पेपर में पास हो जाऊंगा। तो ईच एंड एवरी पेपर आपको ऐसे ही टैकल आउट करना है। स्टार्टिंग के फर्स्ट आवर में आपको क्या करना है, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जो आपको परफेक्टली पूरे अच्छे से आते हैं, उसके बाद ही आप आगे मूव ऑन करना। गॉट इट। चलो, कुछ बातें हैं जो मैंने एफ के पेपर के लिए लिखी हुई है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो स्टार्ट विथ फर्स्ट पिकअप क्वेश्चन एंड 60 मार्क्स, 30 to 35 मार्क्स। तो पहले के 60 मिनट्स में आपको यही टारगेट करना है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है पहले प्रायोरिटी पे आप उसको सॉल्व करो एंड एकदम अच्छे से, शिद्दत से, मन लगा के, दिल लगा के सॉल्व करना। दो दो बार कैलकुलेटर पे चेक कर लेना कि मैंने जो अमाउंट लिखा वो प्रॉपर लिखा है कि नहीं, सही लिखा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर चेक करना। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद स्टार्ट विद एमसीक्यू, 40 to 45 मार्क्स। फिर जैसे ही आपका 1 आवर हो जाए, आपको ऐसा लगे कि आपने 30 to 35 मार्क्स या 40 मार्क्स के तकरीबन, या फिर सपोज करो 50 मार्क्स के तकरीबन आपने पेपर सॉल्व कर लिया है, आपको श्योरिटी हो चुकी है कि उस 30 से 40 से 50 मार्क्स के अंदर आपको 30 to 35 मार्क्स मिल जाएगा, यानी पहले के 1 आवर के अंदर आपको पूरा क्वालिटी देना है, मिल जाएगा। फिर आप एमसीक्यू की तरफ बढ़ना, क्योंकि एमसीक्यू भी तो सॉल्व करना है ना। यस, तो आप एमसीक्यू स्टार्ट करना एंड टारगेट रखना कि आपका जो भी एमसीक्यू है वो 40 से 45 मिनट्स के अंदर सॉल्व हो जाए। आफ्टर दैट इफ़ यू स्टक एट एनी एमसीक्यू, प्लीज़ लीव इट एंड गो हेड। अगर आप कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो और आप स्टक हो जा रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एमसीक्यू देखा, आप स्टक हो गए, छोड़ दो उस एमसीक्यू को, आगे बढ़ जाओ। और उस टाइम पे ऐसा गोला बना के रख देना कि ये एमसीक्यू मेरा बाकी है, और उसको ना मेन शीट में फील मत करना। एमसीक्यू फील करते टाइम पेंसिल से फील करना, एक प्रॉपर पेंसिल आती है जो आप पेपर जब पढ़ोगे तो उसमें लिखी होती है, इसी पेंसिल से आपको पेपर फील करने हैं एमसीक्यू।
वो क्यों करना है? ताकि अगर कोई एमसीक्यू आपका गलत हो जाए तो आप उसको रफ करके ना उसका प्रॉपर तरीके से वापस रीफिल कर सको, ठीक है। तो अगर कोई एमसीक्यू आपको नहीं आ रहा है, आपको उस एमसीक्यू को लीव करना है एंड आपको आगे बढ़ना है, वहाँ पे रुकना नहीं है। इसी तरह अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, सपोज करो आपने एक क्वेश्चन पिकअप किया, क्वेश्चन नंबर 1, एंड क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने ज़्यादा ये ले, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 3, ABC, इसके 3 पार्ट है। आपको ए आ रहा है जो कि 8 मार्क्स का है, 8 मार्क्स, अभी तो ये 14 हो गया ना, 6, ए आ रहा है जो कि 5 मार्क्स का है, ठीक है। बी भी आ रहा है जो कि 5 मार्क्स का है, एंड 4 वाला नहीं आ रहा है जो कि 4 मार्क्स का है। कोई बात नहीं, आप ए सॉल्व करो, बी सॉल्व करो, एंड सी के लिए आप स्पेस छोड़ दो, 2 से 3 पेजेस आप लीव कर दो एंड आगे मूव ऑन करो, आगे मूव अवेट करो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो लास्ट का थर्ड वाला आ रहा है ना, उसके अंदर इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे और इसको हम अच्छे से शिद्दत से सॉल्व करेंगे वो टाइम पे, ठीक है। ऐसे करना है। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ना है, आगे बढ़ना है। जो आता है सबसे पहले प्रायोरिटी पे आपको उसको सॉल्व करना है, सो दैट आप अपने मार्क्स अच्छे से स्कोर कर पाओ। एंड ये स्ट्रैटेजी वो है जिससे आप एग्जाम्शन भी स्कोर कर सकते हो। यस माय फ्रेंड्स, एग्जाम्शन भी। चलो, अटेम्प्ट एज मच एज यू कैन। तो आपको उतना अटेम्प्ट करना है एमसीक्यू जितना आप अटेम्प्ट कर सकते हो एमसीक्यूज एंड क्वेश्चन पेपर में भी एज इट इज। अब आप लास्ट के 25 मिनट्स पे आ जाओ। जब आप लास्ट के 25 मिनट्स पे हो तो फील एमसीक्यू विच यू डोंट फील, तो उस टाइम पे आपको वो एमसीक्यू टिक कर देने हैं जो आपने पहले छोड़े हुए थे वाले एमसीक्यू। एंड लास्ट 10 मिनट्स में आपको अपने पेपर को रिव्यू करना है। येस, यू हैव टू रिव्यू योर पेपर लाइक दैट, कि आपने प्रॉपर क्वेश्चन नंबरिंग दी है ना, सब क्वेश्चन भी ABCD प्रॉपर लिखा है ना, जितने भी आपके आंसर है ना उस आंसर को आप बॉक्स बना देना, हाईलाइट कर देना, बॉक्स बना के इसका आंसर ये आ रहा था, हाईलाइट कर देना। और आंसर लिखते टाइम 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले बात, जब आप कैलकुलेटर से अमाउंट उठा के पेपर पे लिख रहे हो 2 बार चेक करके लिखो। जब आप कैलकुलेटर पे कोई एक पॉइंट वाला आंसर डाल रहे हो, टाइप कर रहे हो, तो वहाँ पे भी एकदम आराम से कैलकुलेटर पे लिखो, ठीक है। कोई ज़्यादा है ही नहीं है, चाहिए तो 2 बार रिकैलकुलेट कर लो, वो चल जाएगा। बट आपको वहाँ पे चीज़ें ध्यान देनी है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे, सिली मिस्टेक्स होगी, सिली मिस्टेक से पूरा का पूरा आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपने प्रॉपर पीवी नहीं लिया, प्रेजेंट वैल्यू नहीं लिया, या फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर आपने प्रॉपर नहीं लिया, आपका पूरा का पूरा जर्नल एंट्री भले ही आपका राइट हो बट योर आंसर विल गेट रॉन्ग करके। सो डोंट डू दिस काइंड ऑफ सिली मिस्टेक, प्रॉपर आंसरिंग लिखो। एंड आंसर लिखते टाइम ना स्पेस छोड़ छोड़ के आंसर लिखो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको एकदम चिपका चिपका के आंसर लिखना, एकदम पास पास में रख के आंसर लिखना। प्रॉपर एक आंसर लिखो, फिर एक लाइन छोड़ो, फिर दूसरा आंसर लिखो। अपने पास पेपर भरपूर है, ठीक है। शिद्दत से एग्जाम में हॉल में बैठ के बोलेंगे सर सप्लीमेंट दो या फिर मैडम सप्लीमेंट दो, सप्लीमेंट की कमी नहीं है। आंसर लिखो लेजिबल मैनर में एंड अच्छे मैनर में, ठीक है। आएंगे भी उन सब चीज़ों पे। एंड जो भी आपका मेन आंसर होता है उसको आप हाईलाइट किया करो। चलो, अब कुछ नोट्स देख लेते हैं। ऑलवेज अटेम्प्ट CFS बिजनेस कॉम्बिनेशन क्वेश्चन एट लास्ट। हाँ, ये वो वाले क्वेश्चन की बात हो रही है जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 में मोस्ट ऑफ यही आता है। अगर वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है आपका, या फिर सपोज करो 14 मार्क्स का क्वेश्चन अगर वो आ रहा है, बिग क्वेश्चन में आ रहा है, 14, 20, 16 वट एवर दैट मार्क्स का क्वेश्चन वो आपके एग्जाम में आ रहा है, तो आपको ऑलवेज ट्राई करना है CFS एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑलवेज लास्ट में अटेम्प्ट करना है। जितना हो सकता है उतना अटेम्प्ट करना है, ठीक है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन फर्स्ट आवर में तो CFS एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन लेके बैठना ही मत। थोड़ा भी सिले मिस्टेक्स हुआ, थोड़ा भी गलत हुआ, पूरा का पूरा पेपर का मोरल डाउन हो जाएगा। अपने को वो गलती नहीं करनी है। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन अगर CFS बिजनेस कॉम्बिनेशन का बड़ा वाला क्वेश्चन आया, CFS बनाने बोला है, बैलेंस शीट बनाने बोला है, ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट एट लास्ट, डोंट गो फॉर इट फर्स्ट करके। फर्स्ट क्या अटेम्प्ट करना है, जो छोटे छोटे होते हैं 5-5 मार्क्स, 7-7 मार्क्स, 8-8 मार्क्स, 10-10 मार्क्स, जो आपको लगता है कि आपको श्योर शॉट आप अच्छे से कर लोगे, उसको आप अटेम्प्ट करो और एकदम शिद्दत से अच्छे से अटेम्प्ट करो, ठीक है। हाँ, CFS एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन के जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे सिर्फ गुडविल बोल दिया कैलकुलेट करने, NCI बोल दिया कैलकुलेट करने, इन दैट वैराइटीज के क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट एट अ फर्स्ट, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। गॉट इट? Then if you don't know how to solve any question, then leave 2-3 sides of pages and move ahead. अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको नहीं समझ रहा है कि करना है क्या नहीं करना है, उस टाइम उस क्वेश्चन को छोड़ो और आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। वहाँ पे स्टिक मत रहो, 2-3 पेजेस छोड़ो एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज स्टिकिंग ऑन दैट क्वेश्चन विल हार्म यू। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। एंड पेपर लिखते टाइम जब आप डेसिमल्स लिखते हो, PV लिखते हो, डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखते हो, तो एकदम अच्छे से लिखा करो। मल्टीप्लाई करते हो तो 2 बार चेक कर लो कि आपने प्रॉपर मल्टीप्लाई किया है कि नहीं, क्योंकि लीजेस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चन में यही सारा खेल है। एक भी क्वेश्चन गलत हो गया, पूरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज भी गलत आ जाएगा, लीज लाइबिलिटी भी गलत आ जाएगा, ROU टेबल भी गलत बनेगा,
फिर आपका जो एमोटाइजेशन टेबल होता है वो भी गलत बन जाएगा। तो क्यों अननेसेसरी एक मिस्टेक्स की वजह से पूरा आंसर रॉन्ग करना। इवन दो योर आंसर जर्नल एंट्रीज आर राइट, बट यू आर गेटिंग मार्क्स फॉर दोज फिगर्स विच यू हैव रिटन इनटू योर क्वेश्चन आंसर। गॉट इट? विच यू हैव रिटन इनटू योर आंसर। राइट टू द पॉइंट आंसर, डोंट ट्राई टू फिल पेजेस अननेसेसरी। याद रखना एक बात, टू द पॉइंट आंसर लिखना, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लिखना, अननेसेसरी ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। बिकॉज एफआर का पेपर ऑलरेडी थोड़ा सा ना लेंदियस मैनर में आता है, वो ऑलरेडी थोड़ा लेंदी ही बन के आता है, जानबूझ के लेंदी देते क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर होता है एफआर का। तो उनको पता है कि आपने 5-6 डेज प्रिपरेशन करके आए हो, तो आपको वो उस लेवल का पेपर वो सेट करके देते हैं। तो आपको क्या करना है, अननेसेसरी टू द पॉइंट, अननेसेसरी चीज़ें फिलअप नहीं करनी, टू द पॉइंट आंसर लिख के आओ, टेंशन खलास। ठीक है। देन राइट इंडेक्स नेम नंबर वेयर इट रिक्वायर एंड डोंट राइट रॉन्ग इंडेक्स। तो आपको इंडेक्स नंबर एंड इंडेक्स का नाम वहीं पे लिखना है जहाँ रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोड करना जरूरी है, वहीं पे लिखो। अननेसेसरी हर जगह इंडेक्स नंबर नेम अंडे हर जगह इंडेक्स नंबर नेम नहीं लिखना है। आप चेक करो कि किस चीज़ का नाम मांग रहा है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन का, वो दे दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर अब तक आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है, लग रही है कि आपके लिए यूज़फुल है, तो यार प्लीज़ 1 मिनट। सॉरी, अगर अब तो कभी को लग रहा है, जितना भी आपने देखा पॉइंट्स, अगर इसमें से आपको एक भी पॉइंट यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो। क्योंकि जब आप लाइक करोगे तो मुझे समझ में आया कि हाँ, आपको ऐसे और यूज़फुल वीडियोस आपको धीरे धीरे बना के मुझे देने हैं। एंड आने वाले वीडियोस में मैं आ रहा हूँ एफएम एएफएम ऑडिट डीटी कैसे लिखना है, इन सारी वीडियोस के साथ भी। तो प्लीज़ बस लाइक करो, तो ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ, माई एफर्ट्स आर पेइंग यू मच करके। ठीक है। अब देखो, इंडेक्स वहीं पे लिखना है जहाँ रिक्वायरमेंट है, अननेसेसरी हर जगह पे लिखना नहीं है। रीड नॉट जस्ट रीड करना है, क्या? नोट जस्ट बिलो द क्वेश्चन फॉर राउंडिंग ऑफ। तो हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आप कोई क्वेश्चन पूरा पढ़ो उसके नीचे नोट लिखा है क्या, नोट पे ध्यान दो। हर बार ना एग्जामिनर जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट आ जाता है, वहाँ पे एग्जामिनर नोट लिख के देता है कि आपको ना अप टू 3 राउंडिंग ऑफ तक चलना है, आपको अप टू 4 राउंडिंग ऑफ चलना है। समवेयर ना दे गिव यू प्रेजेंट वैल्यूज ऑल्सो। आपको कुछ नहीं करना 1/1+r, वो कैलसी पे ऐसा कुछ नहीं करना, वो आपको डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू के वैल्यूज दिए होते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग दिए होते हैं क्वेश्चन के अंदर। बट हम ना कभी कभी ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, हम लोग क्वेश्चन पढ़ा अरे आता आता है और फटाफट सॉल्व करने चला जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है क्या उन्होंने वैल्यूज दिया है डिस्काउंटिंग फैक्टर का। इफ दे हैव गिवन प्लीज टेक इट। वो क्यों देते हैं? बिकॉज सारा जो सबका आंसर आया ना वो यूनिफॉर्मिटी में है। अगर आपने एग्जामिनर ने दे दिया प्रेजेंट वैल्यू, आपने उसको यूज़ किया नहीं, आपने अपना कर दिया 1/1+ कैलकुलेट करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है। जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, फिर आप क्वेश्चन देखते हो, अरे अरे यार यहाँ पे तो वैल्यूज़ दिए हुए हैं, एंड उस क्वेश्चन में आपका पूरा 20 to 25 मिनट्स खराब हो जाता है। तो ये मिस्टेक मत करना। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, वो क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि समटाइम क्या होता है पता है, प्रेजेंट वैल्यू ना नेक्स्ट पेज पे दी होती है और हम लोग ऐसे घाई में फटाफट पढ़ के सॉल्व करने लग जाते हैं, हम पेज टर्न आउट ही नहीं करते और प्रेजेंट वैल्यू नेक्स्ट पेज पे होती है। ऐसे भी हो, कभी कभी होता है, ये जानबूझ के नहीं होता। डोंट थिंक लाइक इट इज अ गिमिक ऑफ आईसीआई, नॉट लाइक दैट करके। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो तो, बिकॉज वो एग्जाम है। It is not like a just only exam, it is playing with your mind also, it is testing your patience level also, and it is testing your माइंड का एनालिटिकल स्किल ऑल्सो, कि अगर आप एकदम प्रेशर में हो तो आप चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहे हो, कि एकदम पागल हो जा रहे हो, फटाफट चीज़ें भाग रहे हो, या फिर काम माइंड होके शांत होके पेपर अच्छे से पढ़ रहे हो, क्या रिक्वायर्ड है वो समझ रहे हो और उसके अकॉर्डिंगली आंसर दे रहे हो। आईसीआई वो भी चेक करता है। बिकॉज माई फ्रेंड, व्हेन यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट देयर इज सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। व्हेन यू साइनिंग एनी स्टेटमेंट, व्हेन यू पासिंग एनी स्टेटमेंट, व्हेन यू टोल्ड एनीथिंग टू द वर्ल्ड, it contains a value, and to respect that value it requires your patience level, your calmness level into that examination hall, and you're testing each and everything into this paper करके। वो सिर्फ आपका पेपर नहीं होता, वो सीए डिग्री लेने का ना एक तरीका भी होता है, कि हम ऐसे ही किसी को सीए की डिग्री नहीं दे देंगे, हम चेक करेंगे ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। अगर वो खरा उतर रहा है तभी उसको सीए की डिग्री मिलेगी। कोई सिर्फ पेपर आ रहा है, देख रहा है, रट्टा मार के चीज़ें बस सॉल्व करके जा रहा है, उससे उसको डिग्री नहीं मिल पाएगी। क्योंकि बहुत सी चीज़ें वहाँ पे टेस्ट होती हैं, सिर्फ आपका पेपर लिखना ही टेस्ट नहीं होता है। तो दिस आर द थिंग्स विच यू नीड टू टेक योर इन योर माइंड करके। ठीक है। तो हमेशा नोट पढ़ो, नोट कभी इग्नोर मत करो। गॉट इट? एंड
उसके बाद लिखा है ऑलवेज राइट वर्किंग नोट्स अजम्पशंस वेर एवर इंपॉर्टेंट। तो हमेशा आपको वर्किंग नोट्स लिखना है, अजम्पशंस लिखना है, वेर एवर आपको लग रहा है कि आप ये अज्यूम कर रहे हो लिखो। वर्किंग नोट रख रहा है लिखो, वर्किंग नोट सॉल्व करके बताओ कि देखो ये वर्किंग ऐसे निकल के आई है। अगर आप निकाल रहे हो बाइफर्केशन कर रहे हो ट्रांजेक्शन प्राइस का, जैसे इंडेस 109 में क्वेश्चन है जहाँ पे ट्रांजेक्शन वैल्यू करके आ जाती है, मतलब आपने ट्रांजेक्शन किया और उसके अंदर एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट करके चीज़ें आ जाती है, तो हम लोग उसका फेयर वैल्यू से निकाल के उसको माइनस करते हैं। अगर आपने 109 पढ़ा होगा तो आपको क्लिक हो रहा होगा। फेयर वैल्यू निकाल के हम लोग लाइबिलिटी से भी माइनस करते हैं, इक्विटी कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट में से हम माइनस करके नया फेयर वैल्यू निकालते हैं। तो उसका वर्किंग दिखाना है आपको कि देखो ये कैसे आ रहा है, इसके भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज लिख रहे हो, नरेशन एक लाइन में लिखना है। क्वेश्चन ने अगर बोला है स्पेसिफिकली डोंट नीड टू राइट एनी नरेशन, प्लीज मत लिखना। अगर कुछ नहीं बोल रहा है 1 लाइन में लिखो, बिंग पेमेंट रिसीव, बिंग जर्नल एंट्री पास, बिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक्वायर्ड, बिंग इक्विटी ट्रांसफर, ऑल दिस थिंग्स शुड बी रिटन देयर आउट करके। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट मेक योर पेपर रीडेबल एंड लेजिबल। अपने पेपर को ना सजाना नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आप किसी को मेहंदी लगाने नहीं गए हो या फिर आप वहाँ पे किसी को सजाने नहीं गए हो। आप गए हो जो क्वेश्चन का आंसर मांगा है वो दे रहे, तो सामने वाले को आपका आंसर रीडेबल होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए। रीडेबल मतलब वो आपका आंसर पढ़ पाए, लेजिबल मतलब वो देख के समझ पाए। बस लाइन पे लाइन मारोगे, एकदम फॉर्मेट बनाते बैठोगे, एकदम सजा धजा के हर एक चीज लिखोगे, उतना टाइम नहीं है अपने पास। अपने पास टाइम कितना है कि सामने वाले ने जो रिक्वायर्ड पार्ट मांगा वो उसे देना है लेजिबल एंड रीडेबल मैनर में, दैट्स इट एंड नथिंग। जो भी मैं अमाउंट लिख रहा हूँ, क्या मैं अमाउंट प्रॉपर लिख रहा हूँ ना, 6 के जगह कहीं 0 तो नहीं दिख रहा है, 8 के जगह कहीं कुछ और तो नहीं दिख रहा है, 4 तो नहीं दिख रहा है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी, क्योंकि समटाइम हम लोग लिखते हैं ना 6 लिख देते हैं, ठीक है, बट वो 6 कभी कभी 0 जैसा लगता है, तो वो भी नहीं करना है। पॉइंटर से तो प्रॉपर डॉट पॉइंट पिट करके रहो आप कि हाँ ये डॉट है करके, गॉट इट ऑल दिस थिंग करके। यस, पेपर में ज़्यादा लाइनें नहीं मारनी, एक एक लाइन मारो कि अमाउंट थोड़ा बाइफरकेटेड दिखे और फटाफट सॉल्व करना चालू करो, बस। कि आपका बस पेपर थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे, ज़्यादा ही प्रेजेंटेबल नहीं। मैंने बोला ना 2 चीज़ होनी चाहिए, रीडेबल एंड लेजिबल। लेजिबल मतलब देख सामने वाला देख के पढ़ पाए, रीडेबल यानी रीडेबिलिटी होनी चाहिए क्वेश्चन के आंसर की। एंड जो भी आपका आंसर है आप उसको बॉक्स बना देना, ठीक है। एंड राइट योर मेन आंसर वेरी केयरफुल्ली। जो भी क्वेश्चन का आपका मेन आंसर होगा उस मेन आंसर को आप बहुत केयरफुल्ली लिखना, अंडरलाइन कर करके लिखना। गॉट इट। टिल ईयर तक जो भी मुझे एफआर के पेपर के रिगार्डिंग बोलना था वो मैंने बोल दिया, बट थोड़ा मिनट और रुक जाओ, थोड़े और आउटपुट्स लेके चल जाओ विच आई थॉट करेगा। अब समझ लो कोई क्वेश्चन आ गया एडजस्टिंग एंड अनएडजस्टिंग इवेंट का, ठीक है। आप एकदम बॉर्डर लाइन पे खड़े हो, मतलब एंड के हाफ एन आवर पे, एंड यू आर कंफ्यूज कि एडजस्टिंग इवेंट है कि अनएडजस्टिंग इवेंट है। तो पहले तो वो इंडेक्स का रेफरेंस दे दो, एडजस्टिंग इवेंट का जो भी इंडेक्स है। देने के बाद आप लिख दो इट इज़ एन एडजस्टिंग इवेंट और इट इज़ एन अनएडजस्टिंग इवेंट, दोनों लिख के आ जाओ। क्यों मैं बता रहा हूँ सुनो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप फेल होने के कगार पे होते हो, इट हैपेंस। एग्जामिनर वॉट वॉन्ट योर राइट आंसर, है ना। तो ये बहुत रेयर सिनारियो में आपको करना है कि वेर यू आर नॉट श्योर, इफ यू आर नॉट श्योर गिव आइदर और आंसर एंड लिख के फिर अंडरलाइन कर देना। अब इस सिनारियो में क्या होगा वो भी सुन लो। इफ एग्जामिनर को लग रहा है कि ठीक है मार्क्स दे देना चाहिए, वो दे देगा, नहीं लग रहा है तो वो नहीं देगा। तो बी श्योर ऑन दैट पार्ट। देखो आपको लग रहा था गलत हो रहा है, गलत होने से अच्छा आप और भी लिख के आ जाओ ना, हो सकता है कहीं आपको 1 नंबर या 2 नंबर मिले और आपका बेड़ा पार हो जाए, पास हो जाओ, है ना। ये कब यूज करना है, व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड देन गिव आइदर और आंसर। इफ यू आर नॉट कंफ्यूज्ड, इफ यू आर क्लियर देन राइट एज इट इज करके। एंड जो भी आपका मेन आंसर उसको आप प्लीज अंडरलाइन किया करो, अंडरलाइनिंग में आपको मिस्टेक्स नहीं करने हैं। कैलकुलेटर पे अमाउंट लिख रहे हो, प्लीज देखो कि आप कौन सा अमाउंट यहाँ लिख रहे हो, कौन सा अमाउंट वहाँ लिख रहे हो। 5 को 2, 2 को 5 तो नहीं लिख रहे हो ना, 6 को 3, 3 को 6 नहीं। कभी कभी ना 636 आता है, हम 363 कहते हैं। हम लिखते टाइम क्या लिखते हैं, देखो पेपर में लिखा होता है, पेपर में लिखा होता है 636, जब हम कैलकुलेटर पे टाइप करते हैं हम 363 टाइप कर देते हैं, यहीं पे सारा गेम पलट जाता है पूरा। यहाँ पे गलत हो गया, मेन आंसर भी हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। एंड पेपर लिखते टाइम एकदम सिंपल है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल पीवी टेबल बना रहे हो या फिर सपोज करो आपने एमोटाइजेशन टेबल बनाया, मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने एमोटाइजेशन टेबल बनाया, आपने यहाँ पे ईयर लिखा, फिर आप यहाँ पे ओपनिंग लिखते हो, फिर आप यहाँ पे इंटरेस्ट लिखते हो, फिर यहाँ पे आप पेमेंट लिखते हो, प्रिंसिपल का जो पेमेंट दे रहे हो, और यहाँ पे फिर क्लोजिंग आता है। तो आप ऐसे बनाओ 1 2 3 4। देखो 4 ईयर बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे बनाओ,
1 2 3 4 और फिर यहाँ पे वैल्यूज जो भी है वो लिख दो, सॉल्व कर दो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी देखो, आप ना एक एक लाइन छोड़ के बनाओ ये टेबल। अब देखो इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। आई पर्सनली फॉलोड दिस थिंग, ठीक है, और मैं ऐसे ही पेपर मेरे लिखता हूँ। अपना पेपर के पैसे दिए ना मस्त, 1 2 3 4 एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखा। अब आप यहाँ पे वैल्यूज लिखो, रीडेबल है, विजिबल है। थर्ड थिंग, लेट सपोज मेरा गलती से कभी क्लोजिंग अमाउंट गलत आ गया, या फिर लेट सपोज मेरा ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट था गलती से ये गलत हो गया। अब क्या, अरे सिंपल है, मैं क्या करूंगा, इस पूरे लाइन को काट दूंगा, है ना, और नीचे 1 लिख के पूरा वापस से रीसॉल्व कर सकता हूँ। एक लाइन गलत हो गया, मैंने गलती पकड़ ली, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस लाइन को पूरा कट करके उधर ये कर सकता हूँ। अब इस वाले केस में मुझे ये नहीं करना पड़ेगा कि मुझे ऐसे ऐसे कट करना पड़ेगा, फिर इधर पे ऐसे छोटू से ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं, ये सब चेक नहीं होता। ये सब अगर एग्जामिनर का दिल बड़ा है, दिल अच्छा है तो चेक करेगा, नहीं है तो फिर वो बोलेगा कि अरे नहीं मेरे को कुछ तो एरर लग रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, मस्त ऐसे एक लाइन छोड़ के आंसर लिखो, दिल खोल के आंसर लिखो, मार्क्स मिलेंगे। और ये वाला काम कब आता है, कहीं आपका एरर हो जाए ना तो आप उसको एरर से बच सकते हो। एंड यस इट इज़ रियली हेल्पफुल। या आई डिड पर्सनली फॉलोड। अगर कभी मौका मिले तो मैं मेरे सर्टिफाइड कॉपीज़ का भी वीडियो लाऊंगा, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। एंड बस आपको एफआर का पेपर ऐसे ही दिखना है, 3 4 बातें और सुन लो, ज़्यादा लाइन बनाने के पीछे नहीं जाना है, आंसर्स को हाईलाइट करना है। सीएफएस का क्वेश्चन, बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना है। पेपर मिले भी तो मत पढ़ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मिले ना तो उसको देख लेना सीएफएस है क्या, हाँ ठीक है छोड़ दो, लास्ट में आएंगे इसके पास। सबसे पहले ढूंढने इजी इजी वाले क्वेश्चन, पीपीई के क्वेश्चन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका इम्पेयरमेंट का क्वेश्चन, एसबीपी शेयर बेस्ड पेमेंट का क्वेश्चन देखना है, फेयर वैल्यू का क्वेश्चन देखना है। इतने सारे छोटे छोटे इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, वो देखो, उसके अंदर दिमाग लगाओ। ईपीएस का क्वेश्चन जहाँ पे यू आर श्योर कि यू विल गेट 100% मार्क्स। एंड थर्ड एंड द फाइनल थिंग्स, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें, बट याद रखना पेपर लिखते टाइम क्वालिटी मेंटेन करना, क्वांटिटी के पीछे मत भागना। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने आपका पेपर 85 मार्क्स का भी अटेम्प्ट किया है ना, बट अगर आपके पेपर में क्वालिटी है, यू विल गेट एग्जाम्शन, मार्क माई वर्ड। आई ऑल्सो गेट एग्जाम्शन। मैंने मेरा एफ का पेपर 85 मार्क्स, 80 to 85 मार्क्स ही किया था। मैं लिटरली बोला, मैंने आई जस्ट रिटन डाउन 80 to 85 मार्क्स, आई गॉट 61 आई गॉट, तो आई गॉट एग्जाम्शन इनटू इट करके, तो मिल जाता है। बट क्या था मेरे, मैंने पेपर में मैंने क्या मेंटेन किया था, क्वालिटी। तो याद रखना दोस्त, क्वालिटी मेंटेन करोगे आराम से हो जाएगा। क्वांटिटी के पीछे ज़्यादा रन करोगे तो कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, एंड क्वांटिटी रन करके वो मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा, आई डोंट नो अबाउट इट करके। तो मेक श्योर कि पेपर अगर भले ही हम 90 मार्क्स का अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन इतना अच्छे से, इतना सॉर्टेडली उसको अटैम्प्ट करेंगे ना कि कोई हमारा पेपर देखे तो आराम से हमें मार्क्स दे के जाए। And wish you all the best for your FR paper. See you soon for the AFM paper. Picture अभी बाकी है। Wait. Just 1 minute. So, thanks for watching first of all. Second thing, hope you enjoyed this video. ठीक है, ये वीडियो आपने enjoy किया होगा। इस वीडियो को बनाने में मैंने पूरे अपनी हार्ट एंड सोल लगा दी, ताकि ईच एंड एवरी चीज जो भी इस वीडियो में मैंने आपको कन्वे की है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गॉट इट? The second thing is, if you want to grab the opportunity of a regular course, the link available in the description box. आइए साथ में मिलके पढ़ते हैं, लाइव पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। एंड सारे क्वेश्चन बाय हैंड मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। फिर कंसेप्ट आपको, एवरी कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा, एंड टेस्ट सीरीज भी होगा। एंड आई पास्ट के 3 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर MTPRTB भी उस कोर्स में कवर होंगे। एंड आई विल मेक श्योर कि आपका वो कोर्स अच्छे से हो जाए, एंड यू गॉट क्लियर दैट पर्टिकुलर पेपर एंड द सब्जेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। फोर्थ थिंग इज, if you want the video on any other topic, ठीक है, just leave a comment, I will come up with that video. Got it? And the last thing is feedback. Yes, it is very much required and it is a request. हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपना फीडबैक मुझे दीजिए। फीडबैक कैसे दे सकते हो? फर्स्ट थिंग, या तो आप कमेंट कर दो। सेकेंड थिंग, या तो आप गूगल फॉर्म भर दो जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थर्ड थिंग, जस्ट आप इस मेल आईडी पे अपना फीडबैक दे सकते हो। So first thing is very simple, just leave a comment. Second thing, fill the Google form. Or third thing, you can just give a mail on this mail ID. And finally is nothing but like this video, share this video and subscribe the channel for more such useful video to make you ahead in your journey. And best, Sri Krishna Gupta, just give your best. आप सिर्फ अपना बेस्ट दो,
बाकी सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी, ठीक है। बस जस्ट गिव योर बेस्ट। टिल देन से कृष्णा गुप्ता इज साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। फिर मिलेंगे दोबारा, सी यू सून।